आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज और सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा साहब। सर ने अपना करियर यूटीआई म्यूचुअल फंड के साथ शुरू किया था। लगभग 16 साल की लंबी इनिंग वहाँ रही। उसके अलावा एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट यानी कि एसबीआई म्यूचुअल फंड में भी आप चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर रहे और आपके कार्यकाल में एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो एयूएम था सिर्फ 6,500 करोड़ से बढ़कर 36,000 करोड़, 6 गुना से ज़्यादा हुआ। और उसके बाद एल&टी म्यूचुअल फंड के आप सीईओ भी रहे और एजुकेशन के लिहाज से आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है और साथ ही आईआईएम कलकत्ता से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। बताएं सर, क्या ये मान लें कि अब वर्स्ट इज़ ओवर, बॉटम्स भी बन चुके हैं, युद्ध की चिंताएं खत्म हो चुकी है और जो कुछ भी मतलब पैनिक देखना था अब वापस नहीं देखना पड़ेगा, क्या इतना कॉन्फिडेंस रख सकते हैं? तो अनिल जी, ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट सितंबर 2024 से शुरू हुआ, जिसके बाद विदेशी निवेशक की निरंतर सेलिंग हुई, रुपी डिप्रिशिएट हुआ, हम पे 25% की टैरिफ लगी, उसको बढ़ाकर 50% किया गया। मेरे ख्याल से ये सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट का क्लाइमैक्स था ईरान युद्ध के द्वारा क्रूड के प्राइसेस में उछाल आना। तो अगर आप पिछले 1 डेढ़ महीने की अगर आप डेटा पॉइंट्स देख लें, तो पिछले डेढ़ महीने में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने करीब-करीब 1,60,000 करोड़ की सेलिंग की। इंट्राडे डॉलर 95 क्रॉस कर गया, उस दिन की क्लोजिंग 94.86 रही और ब्रेंट क्रूड की प्राइस जो है वो $120 तक पहुँच गई थी। इतनी सारी नेगेटिव्स के बावजूद हमारा जो लोएस्ट लेवल हम निफ्टी पर गए वो करीब 22,200 पॉइंट का था। अगर जब हम इतने एडवर्स सिचुएशन में इतनी रेजिलियंस दिखाए हैं बाजार में, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर हम आगे की रूपरेखा देखें, तो मेरे ख्याल से प्रोस्पेक्टिव पिक्चर पहले से ज़्यादा अच्छा हो रहा है, क्योंकि भले ही वॉर खत्म ना हुआ हो, लेकिन खत्म होने की शुरुआत हो गई है। क्रूड के प्राइसेस अब $95 के आसपास आ गए हैं। अ, छींटे के रूप में ही सही, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थोड़ा बहुत खरीदना शुरू कर रहे हैं। और हमारी जो कंपनीज़ हैं, उनमें कभी अभी तक हमने ऐसा कोई पैनिक का स्टेटमेंट उभरते हुए नहीं देखा। तो मेरे ख़्याल से आपने जो शब्द का यूज़ किया है कि मे बी द वर्स्ट इज़ ओवर, अब हमें कॉशियसली फॉरवर्ड कदम उठाना चाहिए। और अगर आप हिस्ट्री से कंपेयर करें, तो मेरे ख़्याल से शायद हम एक रैली की एक अग्रिम शुरुआती तौर पे हैं, जो कि शायद 2-3 साल तक की रैली हो सकती है। बिल्कुल ठीक बात है। बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ बैड टाइम्स, ये तो कम से कम साफ दिख रहा है और अगले 2-3 साल के लिए एक अच्छी मजबूत बाजार की नींव रखी जा रही है। ये है सिन्हा साहब का कहना है। तो सिन्हा साहब, फिर उस हिसाब से अभी भी जो लोग बाजार में पैसा लगाने के लिए इंतजार कर रहे थे कि चलिए सब ठीक हो जाए, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाए फिर लगाएं, अब लगाने का मन होता है तो फिर कहते हैं अरे 2,000 पॉइंट बढ़ गया, हम तो चूक गए। तो देर तो नहीं हुई ना? अगर 2-3 साल का व्यू है तो फिर अभी भी लगा सकते हैं। बिल्कुल, हमारे ख़्याल से अनिल जी, अगर अभी तक स्टांस कॉशियस था, तो मेरे ख़्याल से इस लेवल पे आप 80% तो श्योरली लगा सकते हैं। वो 20% भी मैं आपको इसलिए अपने पास रखने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि 3 फैक्टर्स पर आप अगले कुछ सप्ताह तक नज़र रख सकते हैं। जैसे कि क्रूड की प्राइस कहाँ सेटल करती है, रूपी डॉलर की एक्सचेंज रेट किस लेवल पर सेटल करती है और मिडल ईस्ट से किस तरह की न्यूज़ आ रही है। एंड चौथा फैक्टर भी मैं ऐड कर दूं, चूंकि हम अब चौथी तिमाही के रिजल्ट्स के सीजन में प्रवेश कर चुके हैं, तो किस तरह की कमेंट्री आ रही है, इसके लिए आप 20% रोक के रखें और बाकी 80% अगर आप इस लेवल पर लगा दें, तो इसमें मेरे ख्याल से आप को मुनाफा ही होगा। बहुत बढ़िया, परफेक्ट आपने एकदम बताया कि 20% आप होल्ड कर लें, 80% इन्वेस्ट कर लें। कहाँ करना चाहिए, किस तरह के फंड्स ज़्यादा बेहतर है? मल्टी कैप फंड्स, डाइवर्सिफाइड फंड्स, मल्टी एसेट फंड, आप क्या प्रीफर करते हैं? तो देखिए, अनिल जी, चूंकि मेरा व्यू है कि हम अगले 2-3 साल की रैली डेवलप करते देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो हिस्टोरिकली जब भी मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड किया है, तो मिड एंड स्मॉल कैप ने आउट परफॉर्म किया है। तो पहले अगर हमारा एलोकेशन 60% या 70% लार्ज कैप में था और सिर्फ 30 to 40% मिड एंड स्मॉल कैप में था, तो मेरे ख्याल से अब हमें थोड़ा बहुत टैक्टिकल रीएलोकेशन करना चाहिए। और अगर हम थोड़ी सी अग्रेशन वाली स्टांस लेते हैं,
तो मिड एंड स्मॉल कैप की प्रोपोर्शन जो है वो हम अभी 50% तक भी कर सकते हैं। इसको करने के कई ज़रिए हैं, या तो आप इंडिपेंडेंटली लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स के द्वारा करें, या फिर आप अगर मल्टी कैप के द्वारा करना चाहते हैं, तो मल्टी कैप के साथ सप्लीमेंट कर दें मिड एंड स्मॉल कैप। लेकिन मेरे ख्याल से अब टैक्टिकली प्रोपोर्शन आपको मिड एंड स्मॉल कैप का अभी इमीडिएटली तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगले 3 से 6 महीने में आपको ये शिफ्ट अगर हो सके तो कर देना चाहिए। ठीक बात है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपने बताया किस तरह की स्कीम्स में आप लगाएं पैसा। लेकिन सिन्हा साहब, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, अगर कोई बजाय फंड्स के सीधे इक्विटीज़ में पैसा डालना चाहें, सीधा शेयर खरीदना चाहें, तो उनके लिए कौन जी। से सेक्टर्स बेहतर रहेंगे? तो अनिल जी, अगर देखिए, जिस तरह का हमारा एक्सपीरियंस रहा, सारे पैसे एक ही तरफ नहीं डालना चाहिए। तो अगर आप इक्विटी के नज़रिए से देखें तो थोड़ा बहुत डिफेंसिव और अधिकांश एलोकेशन सिक्लिकल्स में होना चाहिए। अगर उसको उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ तो 30 से 40% अगर आप डिफेंसिव में लगाएं तो उपयुक्त है। डिफेंसिव में टेलीकॉम आ जाता है। मैं तो आज के समय में सॉफ्टवेयर को भी डिफेंसिव मानता हूँ, फार्मा भी है। ये सब हो गए डिफेंसिव। और सिक्लिकल के अंदर अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से 4 बकेट ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जो अब उभर के आ रहे हैं। उनमें से 3 बकेट सिक्लिकल के हैं। पहला बकेट है वो सेक्टर्स जो कि क्रूड प्राइस के नीचे आने के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं। तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी तो ऑब्वियसली ऑटो कंपनीज हुई, फर्टिलाइजर की कंपनीज हुई, केमिकल कंपनीज हुई। इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज होंगे वो एनबीएफसीज जो कि कमर्शियल व्हीकल को लोन देती हैं या ऑटो सेक्टर को लोन पे ज्यादा पैसा लगाती हैं। दूसरा बकेट है उनका जहां पर कि गैस सप्लाई की सुचारू होने के कारण कंपनी की फंक्शनिंग इंप्रूव हो जाती है। तो इसमें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सिरामिक्स हुआ, और इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज हुए जो फूड डिलीवरी एप्स हैं उनका। तीसरा जो बकेट है वो उनका है जो मिडिल ईस्ट के रिकंस्ट्रक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि जिस तरह का डिस्ट्रक्शन हुआ है वहां पे रिकंस्ट्रक्शन भी जरूर होगा। तो इसमें इंजीनियरिंग की कंपनीज हुई, पाइप क्षेत्र की कंपनीज हुई, ये तीसरी बास्केट हुई। एक चौथा बास्केट है जिसको कि हम स्ट्रिक्टली सिक्लिकल तो नहीं कह सकेंगे, लेकिन कुछ सेक्टर्स में जरूरत से ज्यादा स्टॉक्स की करेक्शन हो गई और इनमें रिकवरी होना संभव है। तो ये चौथा बास्केट है। तो अगर आप इन 4 बास्केट में अपने सेक्टर्स और स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो इक्विटी में फिर आपको चुनाव करने में आसानी होगी। तरह के बास्केट्स में आप बन लगाएं पैसा। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये बताई कि जहाँ भी अब गल्फ़ में वापस से रिकंस्ट्रक्शन होगा, जो कुछ नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए कई सारी इंजीनियरिंग कंपनियां हैं जो आगे रहेगी, उनको फ़ायदा हो सकता है। गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है। बाकी तो स्ट्रॉन्ग और मजबूत सेक्टर कई हैं ऐसे हैं जो सिन्हा साहब ने आपको बताए भी। एक और चीज़ जो लोग जानना समझना चाहते हैं कच्चे तेल को लेकर, $95 के आसपास आकर सर अटक गया है। अब न घटता जी। है न बढ़ता है। वॉर की खबरों पर पॉजिटिव आ रही तब भी घट नहीं रहा है, नेगेटिव आ रही तब भी बढ़ नहीं रहा है। क्या डायरेक्शन आप देख रहे हैं और उसको कैसे समझें? तो देखिए अनिल जी, दो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज चाइना और इंडिया बहुत अग्रेसिवली रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ झुक रहे हैं। तो अगर आप सेक्युलर ट्रेंड देखेंगे क्रूड का, तो सेक्युलर ट्रेंड तो क्रूड का डाउनवर्ड्स है। आज इसकी प्राइस $95 पर इसलिए अटकी हुई है क्योंकि जो पी स्टॉक्स हैं वो भी एक तरह से अटकी हुई हैं, और उससे ज्यादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू जो शिप्स का पैसेज है वो भी सुचारू नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से जब ये दोनों इवेंट्स पर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तब क्रूड के प्राइसेस और भी नीचे आना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि करीब $80 पर बैरल के आसपास कुछ सप्ताह में क्रूड को आ जाना चाहिए। ठीक बात है। कच्चा तेल $80 की तरफ आ सकता है धीमे धीमे नीचे की तरफ, और वो हमारे बाजारों के लिए बड़ी रिलीफ वाली बात होगी। आखिर में सर एक और चिंता बची है, वो है एफआईज की सेलिंग की। कब रुकेगी सर? तो देखिए, ये कहना तो बहुत ही कठिन है कि कब रुकेगी। लेकिन मेरा ख्याल से मैं जो समझता हूँ एफआईआई की सेलिंग का एक बड़ा कारण हमारे रुपये का डिप्रिसिएशन भी है।
और जो पिछले सप्ताह की घटनाएँ हुई जैसे कि क्रूड के प्राइस ऊपर गए, उसका हमारे ऊपर मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट बाकी देशों से ज़्यादा था। तो बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिला। मेरे ख़्याल से अगर आपने देखा होगा अनिल जी, तो स फरवरी के महीने में जब हमारा करेंसी स्टेबलाइज़ किया था, तो पहले 3 सप्ताह में एफआईआई की नेट बाइंग करीब 23-24 हज़ार करोड़ की हो गई थी। मेरे ख़्याल से रूपी जब स्टेबलाइज़ हो जाएगा, तो एफआईआई की जो बाइंग है, वो मेरे ख़्याल से सुचारू रूप से शुरू हो जानी चाहिए। और दूसरा ग्लोबली भी जिस तरह से लोगों का रुझान इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ है, भारत को बहुत समय तक इग्नोर करना संभव नहीं है और हमारी वैल्यूएशंस अगर आप देखें, तो वो भी अब पहले के कंपैरिज़न में अट्रैक्टिव हो गई हैं। तो ये तो कुछ मेरे ख़्याल से ऐसे कारण हैं जिनके कारण मैं समझता हूँ कि एफआईआई की बाइंग आनी चाहिए। अगर वो इमीडिएटली नहीं हो रही है, तो शायद 1-3 महीने के अंदर वो नंबर इम्प्रूव हो जाना चाहिए।